हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ इस लेक्चर में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे पेल्टन टरबाइन के बारे में। ठीक है, हम एक पेल्टन टरबाइन का एक ओवरव्यू लेंगे इस लेक्चर के अंदर। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी, केवल मैं समझाऊंगा कि आपके एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट था पेल्टन टरबाइन से रिलेटेड वो सारी चीजें मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चे कि आपको पहले से थोड़ा बहुत मशीन आता है। ठीक है, होप सो। पूरा मैं थ्योरेटिकल पार्ट तो ज्यादा पूरा तो मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना समझा दूंगा यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें भी कि एटलीस्ट अगर आप नए भी हैं तो फिर भी एक कोशिश कर सकते हैं समझने की। ठीक है बच्चे, तो जितना मैं बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर आप सारा एक पेज पे या जो आपका नोट्स होगा उसमें नोट डाउन जरूर कर ले, अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा चीजें समझने की है। ठीक है, तो टरबाइन का एक ओवरव्यू आपको सबको पता चल गया होगा, लेकिन बच्चे मैं जो डिस्कस करने वाला हूं मैं डिस्कस करूंगा पेल्टन टरबाइन के बारे में इसमें। ठीक है, तो अपनी कॉपी में हेडिंग भी डाल लीजिएगा, दैट इज पेल्टन टरबाइन। यानी कि यहाँ पे मैं जितना भी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे वो सारा पेल्टन टरबाइन से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी मैं समझाऊंगा वो सारा का सारा किससे रिलेटेड है, दैट इज ऑल अबाउट द पेल्टन टरबाइन। ठीक है, हम केवल पेल्टन टरबाइन के बारे में ही यहाँ पे बच्चे डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है बच्चे, चलो पेल्टन टरबाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। पेल्टन टरबाइन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए एज ए इंजीनियर, वो फिर भी पता नहीं रहती, चलो उसको डिस्कस कर लेते। बेटा दो वर्ड होते हैं क्या, एक होता है वर्क डन, एक हम बात करते हैं वर्क डन, और एक बात करते हैं हम पावर की। ठीक है, दोनों में बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, पावर, अब देखो वर्क डन या फिर एनर्जी, और एनर्जी की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो आप बोलेंगे कि सर एनर्जी मेरी जूल में होती है, एनर्जी मेरी जूल में होती है। कैसे बताओगे भाई एनर्जी है, तो आप एनर्जी की कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, तो आप बोलोगे सर mgh भी होती है मेरी, काइनेटिक एनर्जी ये भी होती है एनर्जी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, और एक एनर्जी की फॉर्म ये भी होती है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है यार, और वर्क डन ही तो एनर्जी है। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है और एनर्जी को मैं जूल से रिप्रेजेंट करता हूं, सबको पता है। ठीक है, अब अगर मुझे वर्क डन को पावर में कन्वर्ट करना है, वर्क डन को पावर में कन्वर्ट करना है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चे, वाट होती है, और वाट को हम जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, ये भी सभी को पता है। वाट बोल लीजिए या फिर जूल पर सेकंड, यानी कि अगर मैं एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दूं, एनर्जी को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे पावर मिल जाएगी। सही बात है कि नहीं है? चलो, अब भाई पावर की पहले, एनर्जी की पहली फॉर्म थी mgh, मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो जो बच्चे m डिवाइडेड बाई t, ये जो एक्सप्रेशन बनता है, ये जो बच्चे एक्सप्रेशन बनता है m डिवाइडेड बाई t, इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं m डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m डॉट। m डॉट क्या है बच्चे यहाँ पे? m डॉट है आपका, दैट इज द मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट का मतलब है कि कितना मास पास हुआ पर सेकेंड। ठीक है, मास पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मास फ्लो रेट, और इसी को बच्चे हम क्या बोल रहे हैं? m डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी को हम बोल रहे हैं मास फ्लो रेट। क्लियर है? दूसरी फॉर्म हाफ mv स्क्वायर की बनी, और अगर मैं हाफ mv स्क्वायर को टाइम से डिवाइड कर दूं तो m डिवाइड बाई टी अगेन क्या बनेगा? m डॉट, m डॉट बन जाएगा तो हाफ ऑफ m डॉट v स्क्वायर। तीसरी फॉर्म फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम से डिवाइड किया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बना? वेलोसिटी बन गई। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये मेरी कुछ डिफरेंट फॉर्म हो गई किसकी? पावर की। पावर में वाट बोल लीजिए या फिर जूल पर सेकंड बोल लीजिए, बात एक ही है। समझ में आई बातें? कुछ कॉमन फॉर्म बच्चे समझ में आ गई आपको? मैं समझाऊंगा, क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी ये सब चीजें, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है चीजें। दूसरी बात, अगर आपसे कोई मास फ्लो रेट का और रेट पूछता है एक्सप्रेशन, तो मास फ्लो रेट मेरा रो इंटू क्यू भी होता है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसके मास फ्लो रेट की हम बात कर रहे हैं, एंड क्यू इज द डिस्चार्ज। ये भी बात समझ में? अगर डिस्चार्ज को मैं और एलिब्रेट करूं तो डिस्चार्ज बच्चे होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो रो ए वी। तो मास फ्लो रेट को हम रो ए वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और रो क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को m डिवाइड बाई टी भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई?
तो ये एक थोड़ा सा बेसिक बात है जिसका पेल्टन टरबाइन के क्वेश्चन से लेने देना है, ये बातें पता होनी चाहिए थी आपको। बात समझ में आई बच्चे? नोट कर लेना यार, मैं अभी भी कह रहा हूँ नोट कर लेना। पहले स्टील या फिर सोम की तरह नहीं है ये सब्जेक्ट, ऐसा जितने बार भी पढ़ लोगे भूल जाओगे अगले दिन, कुछ याद नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेंगी आपको कि हाँ भाई ये होता था, ये बनेगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में करूं क्या। बाकी सब सब्जेक्ट में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जितनी भी बेसिक बातें बता रहा हूँ उतनी तो एटलीस्ट नोट कर लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बार बार वीडियो देख के टाइम खराब करोगे नहीं। ठीक है, अब एक और बात, अब मैं अगर पेल्टन टरबाइन की बात करता हूं तो बच्चे पेल्टन टरबाइन में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता दूं। पेल्टन टरबाइन के अंदर, पेल्टन टरबाइन के अंदर क्या होता था, यहाँ पे ये कोई मेरा रिजर्वायर बना होता था बच्चे। नाउ दिस इज द रिजर्वायर। इस रिजर्वायर से, रिजर्वायर क्या होता है, डैम, डैम का स्टीम फेस पे जो वाटर होता है वो रिजर्वायर में ही होता है। यहाँ से हम पानी लेके आते थे लोअर लेवल पे, और यहाँ पे बच्चे मेरी क्या लगी हैं, यहाँ पे मेरी डैम्स लगी है, और ये पानी क्या था, नोजल्स के थ्रू स्ट्राइक करता था, और ये जो मेरा रनर था ये रोटेट करता था, और रोटेट होके ये एनर्जी प्रोड्यूस करता था। इतना तो सबको पता है भाई, पता है कि नहीं? इतना तो बेसिक आइडिया होगा ना सबको। चलो, इतना तो आइडिया है पेल्ट टरबाइन के बारे में। ये जो चल रहा है ये पेल्टन टरबाइन का ही केस, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टरबाइन हम इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट से चल रहा था तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई बच्चे, थोड़ी सी बात जो मैंने समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा अब ये मेरा क्या है, रनर है जिसपे पानी स्ट्राइक करेगा। जो मैंने बताया ना अभी, ये मेरा बच्चे एक रनर है। इस रनर पे मेरी कुछ बकेट्स लगी हुई हैं, ये मेरी बकेट है। इस रनर पे ये मेरा जो बना हुआ है येलो कलर से, ये मेरा क्या है बच्चे, रनर है जो रोटेट करता है। और इस रनर पे ये मेरी कुछ बकेट्स लगी हुई हैं जिन पे स्ट्राइक होगी वाटर की, और जब स्ट्राइक होगी तो ये मेरा रनर मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो बच्चे जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी कितनी है, ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रनर। क्लियर हुई बात? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं? ये क्या है बच्चे, नाउ दिस इज द रनर। मैं लिख देता हूं फिर भी, ये बच्चे आपका रनर है। ठीक है, और इस रनर पे ये मेरी कुछ बकेट्स लगी हैं। ये क्या है, रनर पे मेरी कुछ बकेट लगी हैं बच्चे। नाउ दीज आर द बकेट्स। ठीक है, बकेट्स जिन पे मेरा वाटर स्ट्राइक करेगा। बहुत सारी बकेट होती हैं किसी भी रनर पे, ये एक टरबाइन का पार्ट है। ठीक है, अब जब ये इस टरबाइन पे वाटर, इस रनर पे बकेट्स पे वाटर मेरा स्ट्राइक करेगा तो रोटेट करेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चे, ओमेगा है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने इस चूंकि बकेट्स भी मेरी इन्वॉल्व हो गई, तो हम क्या करते हैं बच्चे कि एक मीन डायमीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे, हम एक मीन डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं। और इसी तरह से हमने क्या कर लिया कि इस रनर का, वैसे रनर ओरिजिनल तो इतना था लेकिन बकेट इतनी लगी है, तो हम एक मीन डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं। मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ है। नाउ दिस इज द मीन डायमीटर ऑफ द रनर, और जो मीन डायमीटर ऑफ रनर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, ये जो डॉट डॉट मैंने रिप्रेजेंट किया है आपको, ये सारा क्या है, नाउ दिस इज द मीन डायमीटर ऑफ द रनर। ये रनर का मीन डायमीटर है। क्लियर हुई बात? उसके अलावा जिस नोजल से, जिस पानी से, जिस नोजल के थ्रू पानी आएगा उसका भी डायमीटर होता है, और उसका डायमीटर है यहाँ पे स्मॉल डी। क्या है, स्मॉल डी। डी इज द डायमीटर ऑफ द जेट। डी क्या है बच्चे यहाँ पे, नाउ डी इज द डायमीटर ऑफ द जेट। डी जेट का डायमीटर है। डी किसका, जेट का डायमीटर है। वो जो रिजर्वायर लगा था उससे पेनिस्टोक के थ्रू पानी आएगा, पेनिस्टोक्स में ना एक नोजल लगी होगी, उस नोजल का, उससे पानी जब स्ट्राइक करेगा तो उस डायमीटर से, दिखाऊंगा आगे लाइक दिस, ये बच्चे इस तरह की नोजल लगी होती है यहाँ, तो ये इसके डायमीटर की बात कर रहा है। दिस इज द डायमीटर ऑफ नोजल। ये ही स्ट्राइक करेगा, इसी से पानी निकलेगा, वो बकेट पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है बच्चे, चलो अब अगर इन दोनों के रेशियो की मैं बात करता हूं, डी इज द मीन डायमीटर है रनर का, स्मॉल डी डायमीटर है जेट का, तो दोनों के रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और उसी को बोलते हैं जेट रेशियो। क्या बोलते हैं, इसी को जेट रेशियो बोलते हैं। क्लियर हुई? अब किसी भी रनर पे कितनी बकेट होनी चाहिए या कितनी वेन्स लगनी होनी चाहिए, कितनी वेन होनी चाहिए, उसके लिए डॉक्टर टाइगर ने फॉर्मूला दिया। डॉक्टर टाइगर बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ वेन होती है जेड इक्वल टू वो होगी 15 + 0.5 m। m इज द जेट रेशियो।
एक आध बार क्वेश्चन पूछा है उसने कि नंबर ऑफ वेन कितनी होगी, तो 15 प्लस 0.5 m, m इज द जेट रेशियो, और जेट रेशियो क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द मीन डायमीटर ऑफ द रनर एंड डी स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द जेट। क्लियर हुआ? चलो, ये एक बेसिक सी बात वैसे पता होगी आप सभी को, फिर भी मैंने एक बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर हो? चाहे तो बच्चे आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट डाउन दिस, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात बहुत हो गया, अब मुद्दे की बात करते हैं नाउ। अब ये मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल, और यही है जो कुछ मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे जो कामगार साबित होगी आपके एग्जाम में, ये चीज है। अब है क्या बच्चे, ये मेरी बकेट थी, ये मेरी बकेट है, एक तरह से बकेट भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ और नाम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस बकेट पे भाई नोजल के थ्रू, ये मेरी नोजल लगी है, नोजल से वाटर स्ट्राइक करेगा, और ये जो बकेट लगी है, ये जो वेन है, वेन बोल लो बकेट बोल लो एक ही बात है, ये जो मेरी वेन लगी है बच्चे, ठीक है, इस वेन पे नोजल के थ्रू वाटर स्ट्राइक करेगा। ये मेरी नोजल, नोजल में पानी कहां से आ रहा है, रिजर्वायर से आ रहा है, ठीक है। अब इस नोजल से पानी निकला कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। तो v1 क्या है, v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द नोजल। नोजल से किस वेलोसिटी के साथ पानी आ रहा है, वो है v1। v1 1 और 2 का सफिक्स का मतलब है, v1 1 की अगर बात कर रहा है तो इनलेट की बात कर रहा है, अगर 2 लगा है सफिक्स में तो आउटलेट की बात कर रहा है। क्लियर है? जहां पे 1 लगा होगा सफिक्स में वो इनलेट की बात करेगा, और जहां पे 2 लगा होगा सफिक्स में वो आउटलेट की बात करेगा। तो इस बच्चे नोजल से, इस नोजल से पानी निकला कितनी वेलोसिटी से, v1। तो v1 क्या है, याद रखना, v1 इज द एब्सोल्यूट, टर्म्स भी पढ़ने होंगे क्वेश्चन में, v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द इनलेट, इनलेट पे, ठीक है। लेकिन बच्चे ये वेन किस में लगी है, रनर में लगी, रनर मेरा रोटेट कर रहा है, और जो उस रनर की स्पीड है वो कितनी है, u1। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ व्हाट इज u1, u1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वेन। वेन किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो कितनी है, u1, और वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है वो कितने से कर रहा है, v1 वेलोसिटी से। लेकिन नोजल से पानी आया v1 वेलोसिटी से, और ये जो वेन थी ये ऑलरेडी मूव कर रही थी u1 वेलोसिटी से। तो वाटर मुझे ये बताओ कि इस पे, इस वेन पे किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, जो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और दोनों की बच्चे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है दैट इज vr1। भाई पानी आया v1 स्पीड से, लेकिन ये वेन भी v1 स्पीड से मूव कर रही थी, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। मान लो कि ये पानी भी इस स्पीड से मूव कर रहा है, वेन भी इस स्पीड से, दोनों कब स्ट्राइक होंगे, जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बच्चे कितनी है, दैट इज vr1। तो वाटर किससे स्पीड से स्ट्राइक करेगा बच्चे, वाटर स्ट्राइक करेगा रिलेटिव वेलोसिटी से, और रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो होगी कितनी, v1 माइनस का u1, v1 माइनस का u1। क्लियर है? अब कुछ बोलेंगे सर u1 माइनस v, भाई u1 अगर ज्यादा हो तो वाटर तो उसको टच ही नहीं कर पाएगा। अगर वेन की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये तो पानी कभी इसको टच ही नहीं कर पाएगा, स्ट्राइक करने की तो दूर की बात है, ठीक है। तो v1 का ज्यादा होना जरूरी है, तो v1 माइनस u1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है v1 एब्सोल्यूट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द इनलेट। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है वाटर की, तो v1 है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बात कर रहा है तो इसका मतलब vr1 है, ये vr2 नहीं, ये 1 ही होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ गई। अब ये जो वाटर था भाई, ये मेरा स्प्लिटर होता है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, नाउ दिस इज कॉल्ड स्प्लिटर। वाटर को स्मूथली स्प्लिट करता है, इसलिए लगाया जाता है इसको। ये जो पानी स्ट्राइक करेगा, पानी स्ट्राइक करके बच्चे स्मूथली मूव कर जाएगा, इसलिए इस स्प्लिटर को लगाया जाता है, ठीक है। अब वाटर जब मेरा स्ट्राइक किया इस पे किस वेलोसिटी के साथ, vr1 वेलोसिटी के साथ, तो नाउ ये मेरा इनलेट पॉइंट है, और ये मेरा, नाउ दिस इज द 1 पॉइंट कह सकते हैं इनलेट पॉइंट, ये मेरा 2 हो गया, दिस इज द आउटलेट पॉइंट, जहां से पानी बाहर निकलेगा। 1 से टकराया इनलेट पॉइंट, 2 पॉइंट से बाहर निकल गया, दैट इज r2, 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, और वही मेरा आउटलेट पॉइंट है। अब किस वेलोसिटी से जाएगा भाई, वो जाएगा मेरा किस वेलोसिटी से, अगेन वो मूव करेगा, दैट इज इट्स रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, दैट इज
VR2। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे? VR2। लेकिन जब वाटर भी अब ये ना, ये जो प्रोफाइल मैंने बनाई है, वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने बनाया, ये याद रखना। अब मेरे को ये मत बोलना कि सर ये वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसे क्यों बना, वैसे क्यों बना, तो वो नहीं बनना, बस ऐसे बनता है, यही इस जीवन की सच्चाई है और ये सेंटर अटैक के केसेस हैं, यही याद रखना है आपको, ठीक है। अब पानी क्या है बच्चे? नाउ वाटर जो है मेरा, वो किस वेलोसिटी के साथ निकलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, दैट इज VR2। VR2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट, ये VR2 है। U2 क्या है मेरा? अगेन नाउ दिस इज U2, ये यहां से लेके ये तक, ये मेरा बच्चे U2 है। व्हाट इज U2? U2 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रनर एट आउटलेट, ठीक है। ये V2 क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट, ठीक है। अब इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से भाई? जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो एक कंपोनेंट मेरा VW2 आएगा, एक कंपोनेंट मेरा VW2 आएगा और एक कंपोनेंट मेरा VF2 आएगा। 2 सफिक्स क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये आउटलेट पे है तो 2 सफिक्स आएगा, अगर इनलेट पे होता तो 1 सफिक्स आता। क्लियर है? व्हाट इज VW2? बेटा VW2 होती है रियल वेलोसिटी, W2 होती है बेटे WHIRL, विरल वेलोसिटी, यानी कि घुमाव। अब VW जहां पे वर्ड आ जाए उसका मतलब ये है कि ये वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? घुमाव के लिए रेस्पॉन्सिबल है, विरलिंग वेलोसिटी, ठीक है। VW जहां पे आ गया, VW1 बोल रहा है इसका मतलब इनलेट पे है, VW2 बोल रहा है इसका मतलब आउटलेट पे है। क्या बोलते हैं इसको? विरल वेलोसिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या आप आपसे पूछने लगे क्या होती है ये, तो आपको सिंपल बोलना है कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो रनर में घुमाव के लिए रेस्पॉन्सिबल है। घुमाव मतलब ये वाला घुमाव, समझ में आ गया। एक है VF, VF इज द फ्लो वेलोसिटी। ये जो VF2 है बच्चे, ये मेरी फ्लो वेलोसिटी है। चूंकि 2 लगा है तो इसका मतलब आउटलेट पे है, और अगर 1 की बात करता तो इसका मतलब इनलेट पे होता। 1 की बात करता तो इनलेट पे था, और अगर 2 की बात कर रहा है तो आउटलेट पे, ठीक है। ये VF2 क्या होता है? ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वाटर के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या है मेरा? VF2। ट्रायंगल प्रोफाइल मेरी ऐसी बनेगी। व्हाट इज फाई? फाई होती है वेन एंगल, ये फाई मेरी वेन एंगल है। वेन एंगल का क्या मतलब भाई? वेन जिस एंगल पे आपकी सेट की गई है आउटलेट पे, वैसे ही इनलेट पे भी होता है, लेकिन ये सेंटर अटैक के केसेस हैं तो मैंने बनाया नहीं, मैं वो आपको रिएक्शन टर्बाइन में बना के दिखाऊंगा। फाई क्या है मेरा? वेन एंगल है, समझ में आया। एंड व्हाट इज बीटा? बीटा है बच्चे नोजल एंगल। ये नोजल किस एंगल पे सेट की गई थी आउटलेट पे कि पानी बाहर निकलेगा, वो है मेरा बीटा। बीटा इज द नोजल एंगल, इसी को गाइड वेन एंगल भी बोलते हैं और इसी को जेट एंगल भी बोलते हैं। इसी को जेट एंगल भी बोलेंगे, नोजल एंगल भी बोलेंगे और गाइड वेन एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये टर्म भी याद रखने, क्वेश्चन में देगा। फाई, फाई क्या है मेरा? वेन एंगल है। बीटा इज द नोजल एंगल, किस एंगल पे आपकी नोजल सेट की गई थी आउटलेट पे, वो मेरा बीटा है। लेकिन पानी किस एंगल, नोजल वेन किस एंगल पे सेट की गई थी, वो मेरा फाई है। क्लियर हुआ? अब एक और इन सब के अलावा होता है, देखो अब वाटर बच्चे क्या हुआ, वाटर मेरा स्ट्राइक किया यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में स्ट्राइक किया, लेकिन बाहर इस तरह से निकल गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डायवर्जन हुआ है, कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन हुआ है। कितना डिफ्लेक्शन हुआ? आप क्या करो, इनिशियल वाटर ऐसे जा रहा था, फाइनली वो VR2 के साथ बाहर निकला, तो VR2 जो भी रिलेटिव वेलोसिटी वाली लाइन है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये इनिशियल लाइन से जो भी एंगल बनाएगी उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे इसी को? वी कॉल इट डिफ्लेक्शन एंगल। और जो मेरा डिफ्लेक्शन एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और ये डिफ्लेक्शन एंगल 160 से 170 डिग्री के बीच में होता है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या यूज है? इसका बच्चे ये यूज है, कभी कभी क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन एंगल दे देगा और आपको रिक्वायरमेंट फाई की होगी, तो आप क्या करोगे? डिफ्लेक्शन एंगल दिया है और ये जो डिफ्लेक्शन एंगल वाली लाइन है और VR2 वाली लाइन है ये तो सेम है, तो ये पता डिफ्लेक्शन एंगल, इसको मिला लो, यहाँ पे 90 बनाएगा, यहां से क्या कर सकते हो? फाई निकाल सकते हो आप, इसकी हेल्प से क्या निकाल लोगे? फाई निकाल लोगे। क्लियर हुई बात? समझ में आई? अरे समझ में आया इतना? समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा इसको चाहे तो बच्चे नोट कर लो, आप लोग इसको नोट कर लो इतने वाले पोर्शन को। और ये याद रखना, पेल्टन टरबाइन जब होगा
तो पेल्टन टरबाइन का जो आपका बनेगा वेलोसिटी ट्रायंगल, ये दिमाग में होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल फिक्स कर लो, याद कर लो कि भाई पेल्टन टरबाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल ऐसी बनती है। और ये मेरे सेंटर अटैक के केसेस है कि वाटर कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, सेंटर पे अटैक कर रहा है, नाउ सेंटर अटैक के केसेस है। ठीक है, इतनी बातें और याद रख लो कि जो वाटर है मेरा वो सेंटर पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रल अटैक के केसेस है। पेल्टन टरबाइन में सेंटर अटैक के ही केसेस होते हैं। क्लियर हुई बात? इसको दिमाग में बैठा लो कि भाई वेलोसिटी ट्रायंगल मेरा ये बनेगा। कैसे बनता है, क्यों बनता है, उस बात से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलो। ये सारा बता दिया मैंने आपको, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव वेलोसिटी, सारा मैंने डिस्कस कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछता है कि जो मेरा रनर है वो किस स्पीड से मूव करेगा, तो इनलेट और आउटलेट पे वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और उसको बच्चे मैंने नाम दे दिया यू। u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू u2। इनलेट आउटलेट दोनों पे सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। d क्या होता है, मीन डायमीटर ऑफ रनर, एंड n इज द नंबर ऑफ आरपीएम। आरपीएम है वो सब सिंपली। ठीक है, दूसरा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इनलेट पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, वो होगी दैट इज cv इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। व्हाट इज cv? cv होता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। cv होता है आपका दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू जनरली 0.98 से 0.99 के बीच में होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0.98 से 0.99 के बीच में होगी। व्हाट इज h? कैपिटल H। कैपिटल H इज द नेट हेड। कैपिटल H क्या बच्चे, आपका नेट हेड है। मान लो कि वो बोलता है कि टरबाइन पे जो ग्रोस हेड अवेलेबल है कैपिटल H है, लेकिन इसमें से कुछ लॉस भी तो होगा, जैसे कि फ्रिक्शन लॉसेस दे दिए, तो इसमें से मैं फ्रिक्शन लॉस सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो नेट हेड की होगी, वो वैल्यू मेरी नेट हेड की होगी। तो क्वेश्चन में देख लेना कि वो नेट हेड दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है, लॉसेस की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो ग्रोस है वही मेरा नेट के बराबर है। क्लियर है? तीसरा फॉर्मूला, रनर पावर। जब वाटर मेरा स्ट्राइक करेगा वेन से आके, नोजल से वेन पे स्ट्राइक करेगा, तो मेरा रनर रोटेट करेगा, तो रनर में कितनी पावर जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड रनर पावर। रनर पावर, पावर मतलब व्हाट है, यानी कि फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो कितना फोर्स स्ट्राइक हुआ, एफएक्स एक्स डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि मेरा रनर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो u1 स्पीड से, तो एफएक्स इंटू u1। जो फोर्स की वैल्यू होगी बच्चे, ये याद रखना है फॉर्मूला, m डॉट vw1 प्लस vw2। फोर्स कितना लगता है, m डॉट इज द मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज रो इंटू क्यू। vw1 क्या है, vw1 is the real velocity at inlet and vw2 is the real velocity at outlet। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो घुमाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही vw1 है। अगर सेंटर अटैक के केसेस है तो vw1 किसके बराबर हो गया, v1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और उसका कंपोनेंट केवल एक ही हो सकता है, और वो कंपोनेंट v1 होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, वाटर पावर। भाई वाटर के पास कितनी पावर थी, वाटर के पास पावर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, m डॉट gh इज द h इज द अगेन नेट हेड, m डॉट इज द मास फ्लो रेट। इसको रो क्यू gh भी लिख सकता हूं मास फ्लो रेट को, या रो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू gh भी लिख सकते हैं। पावर है तो वाट में आएगी, या फिर पावर को स्पीड की फॉर्म में भी लिख सकते थे, वाटर पावर को कितना, हाफ ऑफ m डॉट v1 स्क्वायर, ये भी मेरी वाटर पावर होती। क्लियर है बात? ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, स्पीड रेशियो। अब जो u1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2gh का रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्पीड रेशियो। इसकी जो रेंज होती है 0.43 से 0.47 के बीच में होगी। क्लियर है? नाउ लास्ट में बात करते हैं इफिशिएंसी की। तो बच्चे वो इफिशिएंसी क्वेश्चन में अपने हिसाब से डिस्कस करेगा। वैसे जनरली मैं आपको बता दूं तो तीन तरह की इफिशिएंसी आपके काम आएगी, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी एंड ओवरऑल इफिशिएंसी। अगर वो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी की बात कर रहा है, अगर वो क्वेश्चन में हाइड्रोलिक इफिशिएंसी की बच्चे बात कर रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोलिक इफिशिएंसी होती है आपकी रनर पावर टू द वाटर पावर। रनर पे कितनी पावर दी, इफिशिएंसी को एटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। हाइड्रोलिक मतलब रनर पे कितनी पावर आई डिवाइडेड बाय इनपुट में आपने क्या दिया, वाटर पावर ही तो दी थी। अगर वो आपसे मैकेनिकल पावर की बात, मैकेनिकल इफिशिएंसी की बात करता है, मैकेनिकल वाला शाफ्ट पे कितनी जनरेट की, शाफ्ट पावर टू द रनर पावर। अगर वो ओवरऑल इफिशिएंसी की बात करता है तो शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। चूंकि हमें फाइनली टरबाइन में किससे मतलब है कि मेरी शाफ्ट पे कितनी पावर जनरेट हुई। ये आप फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा अगर वो आपसे बोलता है कि वेन इज स्मूथ, अगर कहीं पे बोल दिया उसने दैट इज वेन इज स्मूथ, वेन मेरी स्मूथ है, अगर वेन स्मूथ है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि दैट इज VR1 इज इक्वल टू VR2, मेरी रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे सेम है। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि वेन कैसी है, स्मूथ है। क्लियर है बात? अगर वेन स्मूथ है तो इसका मतलब वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे मेरी सेम होगी। उसके अलावा सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, वो सारे आगे डिस्कस मैं करूंगा वन बाय वन। अब पेल्टन टरबाइन के अंदर बच्चे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों को दिमाग में बैठा लेना एटलीस्ट कि भाई ये चीजें होती हैं, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो पेज ले लेना, एक पेज पे सारी चीजें नोट कर लेना, हाँ भाई ये था, ये था, ये था, ठीक है। और एक एक बात जितनी मैंने बताई है सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ देंगे, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं था ये, ऑलरेडी मैंने बताया था सारा, बहुत ही कम चीजें बताई हैं। स्पेशली ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बनी है, ये तो दिमाग में बैठा लो कि अगर हाँ पेल्टन टरबाइन है तो भाई यही बनेगा, पेल्टन टरबाइन है तो यही बनेगा, कुछ नहीं बनना इसके अलावा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यू टू नोट डाउन दिस पोर्शन, आप इतना पोर्शन नोट कर लो पहले। उसके बाद ये जो मैंने बताया था एब्सोल्यूट वेलोसिटी करके, ये वाला नोट कर सकते हैं। लास्ट वन दैट इज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच जो मैंने डिस्कस किए थे आपसे, एंड देन आफ्टर दैट दिस, ये रनर पावर कितना हुआ, वाटर पावर कितना हुआ, इनको नोट कर लीजिएगा। लास्ट फिर स्पीड रेशियो एंड देन द इफिशिएंसीज यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है। एंड लास्ट में ये, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर चैनल पे नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे पूरा मशीन पढ़ाऊंगा। और किसी ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। पूरा सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ पेल्टन टरबाइन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।